नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे ये नॉन मेटल है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, या कोई नॉन मेटल आप कह लो कि भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें इसने OH के साथ रिएक्ट करना है ना, इसमें इसने Cl के साथ रिएक्ट करना है, तो दोनों ही कंडीशन में इसने हाइड्रोजन की जगह लेनी है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में है, मतलब पॉजिटिव वैलेंसी में है, और यहाँ रिलीज होगा H2 की फॉर्म में। ठीक है, ये अपनी जगह तब छोड़ेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये कब छोड़ेगा अपनी जगह? जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं, पहली बात तो वो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते दोनों केसेस पे। दूसरा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक्स्ट्रा जो वो दे पाए उसको, तो दैट मीन्स non-metals cannot give electrons to hydrogen, so that means no reaction is going to take place. So non-metals do not react with water as well as they do not react with any dilute acid. The reason being they cannot displace it because they don't have extra electrons, they don't have sufficient electrons to reduce. Reduce का मतलब क्या होता है हमारे पास? मतलब उसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर, जैसे कि आयन में मैंने आपको बताया ये H2 बनता है, सो इट डजंट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, वो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। एंड मोर ओवर क्योंकि लेस रिएक्टिव है, तो रिड्यूस और डिस्प्लेस दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, वो उसको डिस्प्लेस भी नहीं कर सकता। सो दैट इज द रीजन दैट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। So जैसे कि carbon plus water, so obviously carbon is a non-metal, right? So it will not show any kind of reaction because it cannot displace hydrogen. At the same time, कार्बन को आपको H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है, इसके अंदर भी इसने H2 की जगह लेनी है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, सो स्टिल अगेन नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। Now we are going to start with another topic, that is the corrosion, right? corrosion क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये शिप है आपके पास, है ना? शिप बहुत बुरी हालत में दिख रही है ये शिप, राइट? तो क्या ये शिप ऐसी ही थी हमेशा से? नहीं। ठीक है, क्या हुआ, ये शिप जैसे जैसे ये शिप नेचर के अंदर पड़ी रही, तो क्या हुआ, इसमें आपको ये क्या दिख रहा है, ब्राउन सी लेयर जो हो गई है, क्या हो गया? आप कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि इस पे जंग लग गया है ना, आप बोलते हो कि रस्ट लग गया, इस पे रस्टिंग हो गई है इसकी। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोरोजन। तो यही फिनोमिना अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया, ये कैसे लेयर डिपॉजिट हो गई इस पे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज दी कोरोजन। तो कोरोजन है क्या? कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है इसके अंदर सब्सटेंस का। ठीक है, वो ऑक्सीजन कहां से आती है? एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, इसमें पानी भी इस रिएक्शन को फेवर करता है, और मोस्टली ये कोरोजन हमने मेटल के सरफेसेस पे देखते हैं। अगेन, कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन का, पानी का, मेटल के सरफेस के साथ। तो जब भी कोरोजन होती है तो हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो वो अपनी ऑक्साइड्स बना लेते हैं, या वो अपनी हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, या वो अपनी सल्फाइड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का पानी की प्रेजेंस में मेटल के सरफेस पे, और इसका रिजल्ट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल सल्फाइड्स कुछ भी बन सकते हैं। आयरन के केस में कोरोजन का एक स्पेशल नाम है, वो क्या नाम है? रस्टिंग। आयरन के केस में इसको हम क्या बुलाते हैं? रस्टिंग। ठीक है, जैसे कि हम आपने देखा ये मेटल कौन सा होता है जो शिप बनाता है? ऑब्वियसली आयरन ही बनाता है ना शिप्स। तो ये आयरन के केस में कोरोजन को हमने बोला रस्टिंग। तो यहाँ बोल सकते हैं कि इस शिप पे रस्टिंग हो गई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं रस्टिंग डिटेल में। अब रस्टिंग होने के लिए, मतलब आयरन के आर्टिकल पे ये जो लेयर जम जाती है होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं तब ये रस्टिंग होती है? एक तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में रस्टिंग होती है, और एयर जिसमें से पर्टिकुलरली ऑक्सीजन गैस ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो होता क्या है, आयरन आर्टिकल जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट
XH2O। X का मतलब ये वाटर 1 2 3 4 कितने भी मॉलिक्यूल्स पानी के उसके साथ जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा हम करते हैं कि आयरन के केस में इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। कौन सी कंडीशन चाहिए? एक तो ड्राई एयर के अंदर कभी रस्टिंग नहीं होती, मॉइस्चर होना चाहिए और ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, तभी रस्टिंग होगी। तो जब भी आयरन आर्टिकल मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है उस पर ब्राउन सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। XH2O के साथ अब कंफ्यूज मत होना, इट जस्ट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू दिस Fe2O3। ठीक है, तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला कोई आपसे पूछे तो आप आंसर दीजिएगा Fe2O3.XH2O। अब रस्टिंग या कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन और अलॉइंग। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं पेंटिंग। ठीक है, अगर आप मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल सर्फेसेस आर पेंटेड। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, दिस इज ट्रेन, है ना, आयरन की बनी हुई है, पर आप देख रहे हो कि ये पेंट हुई है, क्योंकि पेंट करने से जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो सकती है। सिमिलरली इवन द कार इज पेंटेड, right? So we can use different color of paints to just prevent the rusting. ठीक है, तो ऐसे रेलवे कोचेस, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, दे ऑल कैन बी पेंटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीसिंग। अगर आप ग्रीस अप्लाई करते हो, ग्रीस जानते हैं ना, जैसे फिगर में दिख रहा है ये ब्लैक, दिस इज ग्रीस, राइट? तो जब आप ये ग्रीस अप्लाई करते हो मेटल सर्फेसेस के साथ, तो मेटल का कॉन्टैक्ट एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ टूट जाता है। और आपको पता है कि एयर और वाटर ही तो नेसेसरी है कोरोजन के लिए, तो ऑब्वियसली कोरोजन इससे अपने आप प्रिवेंट हो गई अगर एयर और वाटर मॉइस्चर के साथ इसका कॉन्टैक्ट टूट गया तो। सो एप्लीकेशन ऑफ ग्रीस on metal surfaces just help to prevent the contact of metal surface with air and moisture and it prevent the corrosion। जैसे कि बाइसिकल पार्ट्स को आप ल्यूब्रिकेट करते रहते हो ग्रीस से, है ना, उससे क्या होता है? फ्रिक्शन भी कम होता है। फ्रिक्शन मतलब जो स्मूथ चल पाता है, और उससे कोरोजन भी नहीं होती। नेक्स्ट वी कैन डू इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी मेटल की पतली लेयर किसी मतलब आप आयरन के आर्टिकल पे लगाओ या जिसकी आपको कोरोजन प्रिवेंट करनी है, उस पर थिन लेयर किसी मेटल की आप डिपॉजिट कर दो, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये डिपॉजिट कैसे होती है? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। एक फिनोमिना होता है हमारे पास जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाकर ये किसी डिजायर्ड मेटल को किसी आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट जिसको कोरोजन से बचाना चाहते हो उसके ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे कोरोजन भी प्रिवेंट होती है और इससे मेटालिक लस्टर और ज्यादा होता है, शाइन और ज्यादा आती है। जैसे आयरन को इलेक्ट्रोप्लेट जनरली कॉपर और क्रोमियम के साथ किया जाता है अगर हम उसे रस्टिंग से प्रिवेंट करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ये टैप्स हैं, डोर नॉब्स हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रोप्लेटेड, राइट? तब भी इनमें जो कोरोजन है वो कम हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है और ये शाइन और अच्छे से करते हैं। वी कैन डू गैल्वेनाइजेशन ऑल्सो। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है थिन लेयर, पर्टिकुलरली जिंक की डिपॉजिट करना आर्टिकल के ऊपर। नॉर्मली आयरन के केस में हम करते हैं, आयरन आर्टिकल के ऊपर हम पतली यहाँ पे जिंक की लेयर लगा देते हैं, इसको आप बोलते हो गैल्वेनाइजेशन। और जो जिंक होता है वो आयरन को कोरोजन से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि जब जिंक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये अपनी मेटल ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड। सपोज ये जिंक ऑक्साइड बन गई ये लेयर, ठीक है। ये जिंक ऑक्साइड जो लेयर होती है ये इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब ये किसी चीज को अपने में से पास नहीं होने देती, ठीक है। तो जब ये पास ही नहीं होने देती तो जो ये मॉइस्ट एयर है उसको अंदर नहीं जाने देगी। जब अंदर नहीं जाएगी तो आयरन के साथ रिएक्शन नहीं होगा और जिंक लगाने के बाद जो आयरन अंदर है उसके वो सारा कोरोजन से प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गैल्वेनाइजेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम और जिंक को हम सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं
वो अपनी ऑक्साइड बना लेते हैं। कोई भी मेटल बनाता है, ये तो आप जानते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये एयर के कांटेक्ट में आया और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ये सारी, ठीक है, ये सारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई। लेकिन ये जो लेयर होती है ये इम्परमिएबल होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड की हमने बात करी ना, वैसे ही ये इम्परमिएबल होती है, ये और एयर को अंदर नहीं जाने देती। तो ऊपर जो सरफेस वाला एल्यूमिनियम है सिर्फ वही खराब होता है, बाकी जो उसके अंदर है, अंडरलाइंग एल्यूमिनियम है, वो प्रोटेक्टेड रहता है, उस पर कोई कोरोजन नहीं होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं पाता। सिमिलरली इट हैपेंस विद जिंक ऑल्सो, कि जिंक ऑक्साइड लेयर भी एक इम्परमिएबल है जो फर्दर रिएक्शन को रोक देती है। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप आंसर ऐसे करेंगे, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग बिकॉज व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। ये तो आप जानते ही हैं। दिस लेयर इज इम्परमिएबल सो इट प्रिवेंट द फर्दर अटैक ऑफ मेटल बाय एयर। और ऐसे ही कोई चीज आपको बाहर से अप्लाई नहीं करनी पड़ी, उसी मेटल ने अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर लिया कोरोजन से। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, राइट केमिकल फॉर्मूला, कलर एंड द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन इन केस ऑफ कॉपर, सिल्वर और आयरन। ठीक है, कॉपर की कोरोजन तब होती है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में होती है। जैसे रस्ट के लिए मॉइस्ट एयर चाहिए, वैसे कॉपर की कोरोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में होती है। इस पे जो लेयर डिपॉजिट होती है वो कौन से कलर की होती है? दैट इज ग्रीन। ठीक है, और केमिकल फॉर्मूला उस लेयर का क्या है? CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कोई कि जब कोरोजन होती है तो कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन, उसका केमिकल फॉर्मूला है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ऐसे ही सिल्वर, सिल्वर कौन सी गैस की प्रेजेंस में करोड होता है? H2S। कौन सी लेयर डिपॉजिट होती है? ब्लैक। ये तो आपने नॉर्मली देखा भी होगा, जब आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो तो बहुत टाइम, क्योंकि वैसे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है नहीं तो कोरोजन इसकी देर से होती है, पर विद पैसेज ऑफ टाइम इट टर्न्स ब्लैक, योर ज्वेलरी टर्न्स ब्लैक, है ना। आपको धुलवाना पड़ता है, उनको वॉश कराना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो कि H2S गैस की वजह से जो एटमोस्फेयर में होती है, और वो लेयर जो बनती है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ag2S। आयरन तो आप जान ही चुके हैं, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में होता है, लेयर रस्ट कलर की होती है और केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। So this is an important question which you can get right. Next topic we have is the alloying. ठीक है, alloys क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप कोरोजन को भी प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप कोरोजन में अलॉयज का यूज कर सकते हो। जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग में आयरन का अलॉय कौन सा है? आयरन का अलॉय है स्टेनलेस स्टील। तो अगर आप स्टेनलेस स्टील का यूज करते हो तो ये जो अलॉय है इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। अदरवाइज अगर हम अलॉयज की बात करें कि अलॉयज होते क्या है, अलॉयज इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को जब आप मिलाते हो तो एक मिक्सचर बन जाता है जो कि होमोजीनियस होता है, मतलब आप पहचान नहीं पाते उसमें कौन कौन से मेटल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब एक ही लगता है, तो उसको आप बोलते हो अलॉय। ठीक है, तो जो ये अलॉइंग मेथड, अलॉयज का यूज करना या अलॉइंग किसी मेटल का अलॉय बनाना, ये भी एक इफेक्टिव मेथड है कोरोजन को प्रिवेंट करने का, और इससे मेटल की ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो अलॉय जब हम बनाते हैं किसी मेटल से तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, मतलब वो बहुत ड्यूरेबल हो जाते हैं और कोरोजन से भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो अलॉयज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली इंप्रूव प्रॉपर्टी, मोर ड्यूरेबल, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कुछ अलॉयज पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास अलॉय है एल्निको, राइट। एल्निको किस किस से बना है? Al से एल्यूमिनियम, Na से निकल और CO का मतलब है कोबाल्ट। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम इसके अपने नाम के बीच में ही है सिंबल्स के साथ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है, इसीलिए इससे परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं। सेकेंड वी हैव इज ब्रास। ब्रास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कॉपर और जिंक। इसकी प्रॉपर्टी है कोरोजन नहीं होती है और ये हार्ड होता है। ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है? यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ऐसे ही हमारे पास है बेल मेटल।
ठीक है, जो किससे बनता है, कॉपर और टिन, ठीक है, इसको आप ब्रॉन्ज भी बोलते हो, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रॉन्ज। तो क्वेश्चन ज्यादातर ब्रॉन्ज से ही आता है, पर आपको बेल मेटल भी याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सोनरस है, हिट करो इट प्रोड्यूस साउंड, इट इज हार्ड ऑल्सो, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड गॉन्ग्स। जर्मन सिल्वर, ये किससे बना है, कॉपर, निकल, जिंक से। सिल्वर कलर की अपीयरेंस होती है, कॉइन्स बनाने में यूज होता है। डुरेलियम, जो डुरेलियम अलॉय है हमारे पास, ये बनता है एल्यूमिनियम से, कॉपर से, मैग्नीज से और मैग्नीशियम से। स्ट्रॉन्ग होता है पर लाइट होता है, इसलिए इससे व्हीकल्स के पार्ट्स बनते हैं। आप जानते हैं एरोप्लेन की बॉडीज भी डुरेलियम से बनती है। नेक्स्ट वी हैव स्टील, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन। आयरन के अंदर कार्बन जब मिक्स होता है तो इट गिव राइज टू स्टील। हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इससे ब्रिजेस, शिप्स वगैरह बनते हैं। सोल्डर, इट इज एन अलॉय ऑफ टिन, राइट, एंड एंटीमनी, ठीक है। ये एक ऐसा अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, इसका काम है ये मेटल पार्ट्स को ज्वाइन करने में यूज होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज वी हैव ऑलरेडी डन, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, इसको बेल मेटल भी बोलते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट, हार्ड, स्टैचूज, कॉइन्स, ये सब इसके बनते हैं। सो दीज आर ऑल अलॉयज। सो जब भी आप अलॉयज को लर्न करेंगे, यू नीड टू बी फैमिलियर विद इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि ये किससे बने हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनकी और कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अराउंड यू दैट आपके आसपास कौन सी चीजें आप देख रहे हैं जो किस किस अलॉय की बनी हुई है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. First question is, explain the reaction of non-metal with oxygen with the help of a certain activity. So we are going to explain a reaction where non-metal is going to react with oxygen and will take the help of activity. So what to do is, take some amount of powdered sulfur in a spoon and heat it, right? Take a spoon of powdered sulfur and heat it. As soon as sulfur starts burning, introduce a spoon into a glass tumbler with a lid to ensure that the gas produced do not escape. Then add some amount of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake well and then test the solution with red and blue litmus. So what we are going to observe is that the color of blue litmus changes to red, and this shows that non-metal oxides are acidic in nature. So that means this shows that the oxide is formed and the oxide formed is acidic in nature. Second is, what happens when magnesium ribbon is heated in presence of air? So when magnesium ribbon is heated in presence of air on a burner flame, after some time it starts burning with a white flame, and as a result white powder is formed, which is nothing but magnesium oxide. So this is the reaction, right, where Mg plus O2 give rise to MgO. Third is, we are going to differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties. So we have a vertical chart in which we are going to discuss the properties. So we have metals and non-metals. So the first, we are going to react with oxygen. So when we react metal with oxygen, they form oxides, and the nature of oxides is alkaline. And when we react non-metal with oxygen, they also form their respective oxides, but the nature is acidic. Likewise, when we react them with water, they produce oxides and hydroxides. And if we try to react non-metals, they generally do not react with water. Metals react with acids and produce hydrogen gas, but non-metal do not react with acids. Metals have a property that more reactive metals can displace less reactive from their salt solutions, but this kind of action is not shown by non-metals. Now we have multiple choice questions. So the first question is, most reactive metal. So the options are iron, gold, zinc, or potassium. So if we refer to the reactivity series, the answer is going to be potassium. Second is,
The liquid metal at room temperature. Options are mercury, sodium, bromine and gold. And the liquid metal is mercury. Next, the non-metal that is liquid at room temperature. Options are carbon, bromine, iodine and chlorine. And I think you know that there's only one non-metal which is liquid at room temperature, and that is bromine. Next, when non-metals react with water, then what kind of thing we observe? Hydrogen gas is formed, carbon dioxide is formed, nothing happened, or none of these. Right. So out of these, we know that whenever non-metals react with water, the reaction doesn't happen. So nothing happened. The right answer is this. Now we have the metals that can be cut with knife. That means the question is asking about the soft metals, that they are so soft that they can be cut with knife also. So the options are sodium potassium, sodium mercury, barium calcium and potassium and calcium. The answer is the soft metals are sodium and potassium, which can be easily cut with knife. Thank you.